गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आप वही लोग के यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज एक बहुत ही साधारण सा सिंपल सा छोटा सा विषय है समास, जो कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आता है। और इस समास से हर बार परीक्षा में, चाहे वो 10th क्लास की परीक्षा हो या 12th क्लास की हो, उसमें 2 नंबर पूछे जाते हैं। ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी कक्षा 10 के या कक्षा 12 के विद्यार्थी हों जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 की, तो उनके लिए यह वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है। तो चलिए बिना देर किए, बिना टाइम वेस्ट किए एक एक चीज समझते हैं। ठीक। दोस्तों, समास, जो समास है, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ये क्या होता है? संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। ठीक है। संक्षेप मतलब होता है छोटा, संक्षिप्तीकरण मतलब छोटा करना। ठीक है। तो समास का अर्थ क्या था? छोटा करना, संक्षेप में मतलब छोटा। कोई बड़ा सेंटेंस होगा या उपवाक होगा, उपवाक्य होगा, उसको क्या करेगा? छोटा कर दिया जाएगा समास के नियमों द्वारा, तो वो समासिक पद कहलाएगा। ठीक है। तो इसमें यही चीज है। इसमें दो टाइप के प्रश्न पूछते हैं आपसे। एक तो आपको दे देगा कोई छोटा सा उपवाक, कहेगा इसके लिए समासिक पद, नया समासिक पद क्या होगा। एक तरह से टाइप से प्रश्न पूछता है। और या तो एक कोई शब्द दे दिया जाएगा, जैसे रसोई घर, दिन रात, तो इससे पूछेगा कि आप इसमें बताइए कौन सा समास होगा। तो ऑप्शनली पूछता है। आ, तो इसलिए चलिए समझते हैं बेहतर तरीके से। समास का अर्थ होता है संक्षेप या छोटा करना। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नया शब्द बनता है, नवीन मतलब नया जो शब्द बनता है, और उसका एक सार्थक मीनिंग होता है, कंप्लीट सेंस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। आइए दोस्तों उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण दिया है रसोई के लिए घर। यहाँ पे रसोई एक शब्द है। ठीक है। एक घर शब्द है, ये इन सबों से मिलकर के एक शब्द बना है नवीन, जिसको कहते हैं रसोई घर। ठीक है। तो रसोई घर का एक मतलब होता है। ठीक है। तो यहीं पे ये चीज बताया गया है कि दो या दो से अधिक शब्दों से, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नवीन शब्द होता है, इससे सार्थक मतलब होता है, उसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है। जैसे रोग से पीड़ित। ठीक है। तो रोग और पीड़ित शब्दों से मिलकर के एक शब्द बना है रोग पीड़ित। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? समासिक पद कहलाएगा। समास के नियमों द्वारा जो पद बनते हैं, जो शब्द बनते हैं, उसे समासिक शब्द या समासिक पद कहते हैं। ठीक है। तो ये होगा समासिक शब्द, ये हो जाएगा सत्य के लिए आग्रह इक्वल टू सत्याग्रह। तो सत्याग्रह क्या है? समासिक शब्द है। ठीक है। तो एक चीज और यहीं पे मैं पहले बता देना चाहता हूँ, जैसे सत्य, सत्य, धन, आग्रह, धन, आग्रह। तो जो सत्य है ये क्या है? पूर्व पद इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व पद। और ये जो होता है बाद का, ये होता है उत्तर पद। ये क्या होता है? उत्तर पद। पूर्व मतलब होता है दोस्तों पहला। ठीक है। सत्य क्या है? पहला पद है, इसलिए इसे पूर्व पद कहते हैं। और बाद का पद है आग्रह, इसीलिए इसे उत्तर पद कहते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप आगे इसके भेद पढ़ेंगे और भेदों की परिभाषा पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीज आता है उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा पूर्व पद क्या होता है। पूर्व मतलब होता है पहला पद, जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं। जब इसको समास विग्रह करेंगे ना, तब ये शब्द का मतलब तब ये चीज काम आएगी। तो पूर्व मतलब होता है पहला, और आग्रह मतलब सॉरी, उत्तर पद मतलब होता है बाद का पद। ठीक है। तो चलिए देखिए, और देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं मैं बता दूं। जैसे आपको ये रसोई घर दे दिया, आप पूछेगा रसोई घर में कौन सा समास प्रयोग हुआ है। एक टाइप तो ये एक टाइप तो ये हो जाता है, इस टाइप से प्रश्न पूछते हैं। या फिर आपको दे देगा कि रसोई घर, इसके लिए कोई समास समासिक पद बताइए। ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा, जैसे रसोई घर के लिए एक समासिक शब्द बताइए, तो रसोई घर लिख देंगे। ठीक है। रसोई के लिए घर,
इसके लिए एक समासिक पद बताइए, तो आपको रसोई घर लिखना होगा। रोग से पीड़ित को क्या कहते हैं? रोग पीड़ित कहते हैं। सत्य के लिए जो आग्रह होता है उसके लिए समासिक शब्द क्या है? सत्याग्रह हो गया। ये तो एक टाइप का ही हो गया। और आपको सत्याग्रह दे देगा, रोग पीड़ित दे देगा, रसोई घर दे देगा, और आपको पूछेगा इसमें कौन सा समास प्रयोग हुआ है। इसी दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो चलिए इनके भेदों को समझते हैं। ठीक है, ये दोस्तों समास के प्रकार होते हैं 6। समास के कितने प्रकार होते हैं? 6। समास के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव भाव समास। ठीक है, दोस्तों पहला है तत्पुरुष समास। पहला क्या है? तत्पुरुष समास। इस समास में जो तत्पुरुष, ध्यान से पढ़िएगा, इसकी पहचान ही समझ लीजिए या फिर इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। इसको ऐसे ही पहचाना जाता है। इस समास में इसका जो उत्तर पद होता है, उत्तर पद मैंने पहले ही बताया, उत्तर पद माने बाद का पद। उत्तर पद माने जो बाद का पद होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, तो इस समास में जो उत्तर पद होता है, दूसरा पद होता है, वो क्या होता है? प्रधान होता है तथा निम्नलिखित 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। सबसे मुख्य और मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप लोग पिछली क्लास में पढ़े होंगे कक्षा 8 में। कारक क्या होता है? कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपदान। तो उनके लिए एक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग, ऐसे पढ़े होंगे आप लोग। तो उन्हीं में से 6 कारक चिन्हों का इसमें प्रयोग किया जाता है। और किसमें? तत्पुरुष समास में। ठीक, अब देखिए कौन कौन से कारक प्रयोग करते हैं? कर्म कारक, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर। इन्हीं 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है माखन चोर, यानी कि माखन को चुराने वाला। यहाँ पे को आया है। ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी पहचान तत्पुरुष समास की क्या है? इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जब भी आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिखे जिसमें कारक चिन्हों का प्रयोग हो और आपसे पूछे इसमें कौन सा समास है, तो आप तुरंत वहां पे बता देंगे क्या कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ठीक है, राष्ट्रपति, राष्ट्र का, तो यहाँ पे का आया है, का भी कारक है, को भी कारक है। ठीक है, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश में भी क्या है? कारक है। जिसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसका ठीक है उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, तो आप, हमको लगता है कि अब आप कोई भी सेंटेंस आएगा, कोई भी शब्द आएगा, उसमें अगर पूछे कि इसमें कौन सा समास यूज हुआ है, तो आप बेहतर तरीके से बता लेंगे। दोस्तों दूसरा समास है कर्मधारय समास। अब इसको समझते हैं। देखा है जिस समास का पूर्व पद मीन पहला पद विशेषण होता है। विशेषण क्या होता है दोस्तों? जो क्रिया की विशेषता बताता है। संज्ञा सर्वनाम की, सॉरी, संज्ञा पढ़े होंगे पिछली क्लास में। संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, जिस समास का पूर्व पद विशेषण यानी कि पहला पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो। ठीक है, विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण समझते हैं। जैसे नीलकमल, तो नीला क्या है? नीला, काला, पीला, छोटा, बड़ा, ये सब क्या है? विशेषण है। ये सब क्या है? विशेषण है। तो इसमें कहा गया जिसका पहला पद क्या होगा? विशेषण। तो पहला पद विशेषण है कि नहीं? है। ठीक है, और दूसरा क्या है? विशेष्य, कमल। कमल की विशेषता बता रहा है। कमल की क्या कर रहा है? ये विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है? नीला है। तो ये हो गया कमल, क्या होगा? विशेष्य होगा। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेष्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कमल कैसा है? तो कमल कैसा है? नीला है। तो नीला यहाँ पे विशेषण हो जाएगा और ये विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, उसे नील कमल कहते हैं। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। तो यहाँ पे मुख की विशेषता कैसी है कि वो मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में समझ लीजिएगा पहला पद इसमें क्या होता है? विशेषण होता है। ठीक है,
जो किसी की विशेषता बताता है, विशेष्य की विशेषता। और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा है इसका द्विगु समास। तीसरा क्या है, द्विगु समास। जिस समास का पहला पद या पूर्व पद संख्यावाचक, सबसे आसान दोस्तों द्विगु समास है। सबसे आसान क्या है, द्विगु समास है। इसका पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा। जैसे 1 2 3 4 5 संख्या होती है ना, ऐसे संख्यावाचक होगा। विशेषण हो उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। इस समास में हमें समूह का बोध होता है। ठीक है, ग्रुप का मतलब बोध होता है। जैसे त्रिलोक, 3 लोगों का समाहार को क्या कहते हैं, त्रिलोक कहते हैं। तो पहला पद क्या है, संख्यावाचक है 3, त्रिलोक। चतुर्भुज, चतुर्भुज में 4 भुजाओं के समूह को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में क्या है, चतुर्भुज में 4 आया है, त्रिलोक में 3 आया है, त्रिभुज में 3 आया है। इस तरह चौराहा हो जाएगा, 4 राहों के समूह को चौराहा कहते हैं। तो जिसका जिसका जो पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, सबसे आसान है ये। जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। रटने की आवश्यकता नहीं है, बस इसे पहचान लीजिए। ठीक है, इसकी पहचान अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो द्विगु समास बिल्कुल ही आसान है इसको पहचानना, क्योंकि इसका जो पहला पद होता है वो क्या होता है दोस्तों, संख्यावाचक। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे और बेहतर तरीके से। ठीक है, जहाँ आपको पहला पद संख्यावाचक है, त्रिलोक, त्रिभुज, तिराहा, चतुर्भुज। ठीक है, पंचवटी, 5 फिर पंचवटी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सब जो सब जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो। ठीक है, त्रिशूल, त्रिशूल। ठीक है, त्रिशूल भी क्या हो जाएगा, 3 शूलों का समूह को त्रिशूल कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे आपको 3 4 5 संख्या का बोध हो, वहाँ पे समझ लीजिए कौन सा समास होगा, द्विगु समास। तो ये सबसे आसान समास है। ठीक है, अब दोस्तों जो होता है, आ गया है चौथा, द्वंद समास। द्वंद, द्वंद का अर्थ क्या होता है दोस्तों, द्वंद का मतलब होता है एक तरह से प्रतिस्पर्धा, लड़ाई। ठीक है, लड़ाई नहीं कह सकते हैं, प्रतिस्पर्धा। एक तरह से द्वंद का मतलब युद्ध भी समझ लीजिए। तो दोस्तों जब युद्ध होता है तो दोनों समान पक्ष, हमेशा जब युद्ध होता है तो क्या होता है, समान पक्षों में होता है। अब ऐसा नहीं कि हम अंबानी जी से युद्ध कर रहे हैं, हमारे अंबानी जी से द्वंद हो गया, तो हमारा और अंबानी जी का स्टेटस बहुत अलग है। अंबानी जी का स्टेटस बहुत ऊपर है, तो उनसे हमारा द्वंद नहीं हो सकता है। कहने का मतलब कि जब द्वंद होता है तो इसमें दोनों लोग प्रधान होते हैं। समझो, जो ताकत होती है, जो पावर होता है, लगभग समान होता है। तो हमेशा जब भी देखिए कि झगड़ा होता है तो समान लोगों के मतलब समान ताकत वाले लोगों के बीच ही झगड़ा होता है, द्वंद कराया जाता है। जैसे दंगल देख लीजिए, अखाड़े देख लीजिए, जो लड़ाया जाता है, ऐसा थोड़ी कि खली के सामने किसी दुबले पतले आदमी से लड़ा दिया जाए, ऐसा तो नहीं होता है। ताकत लगभग समान होनी चाहिए। तो यहीं से एक चीज पकड़नी है हमें, और वो चीज क्या है कि जब भी द्वंद होता है तो द्वंद में लगभग दोनों ताकतवर ही होते हैं। ठीक है, समान ताकत वालों को ही बीच द्वंद होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा अधिक ताकत वाले लोगों के बीच द्वंद नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें अब यहाँ से एक चीज पकड़िएगा, दोनों पद प्रधान होते हैं। जो पहला पद होता है पूर्व पद, द्वंद में क्या होता है, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, ये दोनों क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और इसकी और एक विशेषता है कि एक दूसरे के विलोम होते हैं, उल्टा होते हैं, तभी तो द्वंद होगा। लड़ाई झगड़ा द्वंद कब होता है, जब एक पक्ष का दूसरे पक्ष के विरोध में होता है, उल्टा होता है। ठीक, तो यहाँ पे द्वंद के नाम से, इसके नाम से ही हमें इसकी परिभाषा, इसका मतलब दिमाग में सेट कर लेना है कि द्वंद होगा तो दोनों पद प्रधान होंगे और एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। ठीक है, जिस समास का पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो तथा दोनों पदों के मध्य संयोजक शब्द और का लोप हो, उसे द्वंद समास कहते हैं। इसकी एक और पहचान भी है, ये एक दूसरे के विलोम होते हैं, विपरीत होते हैं। विलोम शब्द समझ लीजिएगा, जहाँ आपको दिखे कि दो शब्द एक दूसरे के विलोम है, वहां पे कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। जैसे उदाहरण समझिए, राजा और रानी। ठीक है, सुख और दुख, सुख और दुख,
सुख भी प्रधान है और दुख भी प्रधान है। पहला पद भी प्रधान है, दूसरा पद भी प्रधान है। तो सुख दुख, दुख का विपरीत क्या होगा? सुख। भाई का बहन, माता का पिता, राजा का रानी। ठीक है। रात का रात दिन हो जाएगा, रात दिन, रात दिन, जैसे आपको दे दिया रात दिन, तो रात का उल्टा क्या होता है? दिन। इसमें दोनों पद प्रधान है, रात भी प्रधान है, दिन भी प्रधान है, सुख भी दुख भी प्रधान है, असुख भी प्रधान है, और दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। सबसे आसान ये भी है, सबसे आसान ये क्या है? विपरीत, विलोम। क्या है? जो शब्द एक दूसरे के विलोम हो। ठीक है। और इसमें संयोजक चिन्ह ऐसे लगा हुआ, ये संयोजक चिन्ह है दोस्तों। ठीक है। तो संयोजक चिन्ह, तो जहाँ दोनों पद प्रधान हो और दोनों एक दूसरे के विपरीत हो और दोनों के मध्य संयोजक चिन्ह हो, वो से हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। द्वंद्व, इसके नाम से द्वंद्व जब आता है ना, द्वंद्व, द्वंद्व मतलब होता है एक तरह से लड़ाई। ठीक है। अब पांचवा देखिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा समास है हमारा, एक मिनट दोस्तों, पांचवा जो समास है वो क्या है? बहुब्रीहि समास। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। ठीक। आ, कि मैं कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। ठीक है। आई एम अ हेल्पर, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टीचर। आई एम अ हेल्पर, मैं हेल्पर हूँ आप लोगों का। कोई भी टीचर एक स्टूडेंट का हेल्पर ही होता है। ठीक है। वो टीचर, वो जहाँ स्टूडेंट रुकता है, भूलता है, ठीक है, उस जहाँ वो उसका डाउट होता है, उस डाउट को क्लियर करता है, वहां से वो स्टूडेंट आगे बढ़ जाता है। तो हम लोग आप लोग के हेल्पर हैं। ये ना समझिएगा कि बिल्कुल प्रोफेशनल है, प्रोफेसर है, ऐसा कुछ नहीं। आई एम नॉट ए प्रोफेशनल टीचर, आई एम अ हेल्पर, और मैं आपकी हेल्प करता हूँ और आप वहां से आगे बढ़ जाते हैं, बस इतना ही है। तो थोड़ी बहुत जो भी गलतियां होंगी, चाहे वॉइस का होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा उसको आप लोग समझ लीजिएगा। मेन चीज है यहाँ पे समझने का कंटेंट, ना कि आवाज कैसी है, वीडियो कैसा है। ना मेरे पास कोई वीडियो एडिटिंग है, ना मेरे पास वॉइस रिकॉर्डर है, कुछ नहीं है। सिंपली मैं फोन से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, बनाता हूँ, ताकि बच्चों तक पहुंचे, बच्चे उसको सीखें। ठीक है। वीडियो बनाने के पीछे बहुत उद्देश्य नहीं है, वीडियो बनाने के पीछे ये उद्देश्य है, कम से कम ये वीडियो अगर किसी विद्यार्थी के लिए काम आ गई तो मेरा मतलब वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। बस सिंपल सा इतना उद्देश्य है। ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। बहुब्रीहि समास, जिस समास का पहला पद तथा उत्तर पद दोनों ही क्या हो? अप्रधान हो, मतलब प्रधान मतलब ना हो। इधर आप लोग आगे पढ़ते थे कि पहला पद प्रधान है, दूसरा पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान है, लेकिन इसमें क्या है? बहुब्रीहि में बहुब्रीहि है, जिसमें दोनों पद क्या हो? अप्रधान हो, तथा अर्थ की दृष्टि से कोई अन्य पद प्रधान हो। जब उसका अर्थ निकालेंगे तो उसमें कोई तीसरा शब्द प्रधान होगा, उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, अब लंबोदर जब नाम लिए तो आपके मन में गणेश जी की प्रतिमा बनी। लंबोदर किन्हें कहते हैं? गणेश जी को कहा जाता है ना। इसमें लंबा प्रधान है, ना उदर प्रधान है, इसमें कौन प्रधान है? गणेश जी। ठीक है। जैसे पीताम्बर, पीला नाम प्रधान है, ना ही अंबर प्रधान है। इसमें क्या है? श्री कृष्ण पीताम्बर, श्री कृष्ण। जैसे जैसे मैंने कहा महाकाल, मैंने कहा महाकाल, ना इसमें दोस्तों महा प्रधान है, ना ही काल प्रधान है। इसमें महाकाल जब हम बोलेंगे, जब आपके सामने महाकाल आएगा तो आपके दिमाग में शिव जी की प्रतिमा बनेगी। तो जिसमें क्या होता है ना, न पहला पद प्रधान होता है और न ही दूसरा पद प्रधान होता है, और अर्थ की दृष्टि से इसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है। जैसे महाकाल बोले तो न आपके दिमाग में महाकाल शब्द नहीं, आपके दिमाग में शंकर जी की तस्वीर बनी। तो शंकर जी को इनडायरेक्टली शंकर जी को क्या कहा जाता है? महाकाल कहा जाता है। यहाँ पे शंकर जी जो है ये प्रधान होंगे। ठीक है। महादेव जैसे कह लें,
महादेव कह दिए तब भी शंकर जी, न महा इसमें प्रधान है न देव प्रधान है, इसमें कोई अन्य पद प्रधान है। तो और मुख्यतः देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी पहचान इसमें जो आता है ना, बहुब्रीहि समास में, बहुब्रीहि समास में जो आता है उसमें क्या होता है, मुख्यतः देवी देवताओं के नाम आते हैं। महादेव, लंबोदर, गजानन, दशानन, ठीक है, दथानन बोल दिए तो रावण की तस्वीर आ गई। ठीक है, तो इसमें देवी देवताओं के नाम मुख्यतः प्राय मतलब 90% होता है कि इसमें देवी देवताओं के नाम ही आते हैं बहुब्रीहि समास में। जब भी देवी देवताओं के नाम दिखे तो आप लोग क्या लगाएंगे, बहुब्रीहि समास लगाएंगे। ओके। अब दोस्तों लास्ट है, छठवां है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, वह अव्यय हो उससे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, और जिसमें ये प्रत्यय लिखा है, यहाँ पे अत्यय नहीं होगा, यहाँ पे प्रत्यय होगा। यहाँ प्रत्यय, प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग पढ़े हैं ना, प्रत्यय जो समास के, सॉरी, अत्यय मतलब यहाँ पे उपसर्ग, यहाँ पे कर लीजिएगा समझने के लिए, उपसर्ग, उपसर्ग, ठीक है। तो उपसर्ग क्या होता है, जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके उस वाक्य में नया परिवर्तन लाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिन है ना, दिन, दिन में प्रति जुड़ा है तो प्रति क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रत्यय कह लीजिए या फिर इसे उपसर्ग कर लीजिए, प्रत्यय कर लीजिए, ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय नहीं उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग, इसका पहला पद क्या होता है, उपसर्ग होता है। प्रति, प्रत्येक दिन, ठीक है। यथाशक्ति में यथा, निडर में नी जुड़ा है, इसमें मूल शब्द क्या है, डर, मूल शब्द क्या है, डर, इसमें मूल शब्द दिन, इसमें शक्ति, इसमें वर्ष, वर्ष में प्रति, प्रति जुड़ गया, प्रति, नीति, इति, नी, प, अ, ये सब जो क्या है, ये सब क्या है, अत्य है, उपसर्ग है, ठीक है। जिसमें जिसका पहला पद प्रधान हो, अर्थात जिसका पहला पद उपसर्ग हो, पहचान यही, जिसका पहला पद क्या हो, उपसर्ग हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसको भी आप आसानी से पहचान ले लेंगे, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया है, ठीक, आप लोग इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपको यदि अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।